गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए अपने इस नए वीडियो में आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका कि हम और आप सभी मिलकर एक साथ अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान जो हिंदी वाक्यों में होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। अर्थात ये जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये जनरली सभी वाक्यों में आ जाता है, मगर हुआ था, हुई थी, हुए थे नहीं आता। तो ये कहाँ कैसे हो जाता है, आप इसे जानें कि जैसे वह बैठा हुआ था, अर्थात उसका कार्य जारी था। मेरे भूतकाल में बीते हुए समय में जब कोई कार्य जारी है, निरंतर चल रहा है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कोई बैठा है तो बैठा हुआ था, हुआ था यानी काम उसके बैठने का जारी था, बैठी हुई थी या वो बैठे हुए थे, अर्थात उनका कार्य जारी है। तो ये वाक्य हमारे हिंदी वाक्यों की पहचान हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंग्रेजी वाक्यों की जो पहचान होती है, वो पहचान जो हम करते हैं, वो पहचान क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब में देन, व्हेन, व्हाइल, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट या एट दैट कांस्टेंट। ये जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द इसीलिए दिए जाते हैं कि आप जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रहे होते हैं तो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर निश्चित रूप से आप देखें उनमें वाक्यों में कहीं न कहीं ये शब्द छिपे हुए होते हैं। इन शब्दों को पहचान कर, पढ़कर, समझकर आप पहचान लें कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है वाक्य की रचना, कि एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, कार्य का करने वाला। जो कार्य को करता है वो हमेशा वाक्य का कर्ता होता है। वाज वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। साथ में प्लस B1 प्लस आईएनजी है, ये क्या है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब है डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, अर्थात जिस कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी जिस कार्य को किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्लस अदर्स यानी कर्ता, क्रिया, कर्म को छोड़कर शेष जो शब्द होते हैं वाक्य के अंतर्गत वो अदर्स में गिने जाते हैं। अब हमने अपना ये जान लिया कि हमें क्या लगाना चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म, अर्थात वही कहावत कि कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। तो बड़े आसानी से हमारा ट्रांसलेशन सरल हो जाता है, हम आसानी से इन बातों को सीख लेते हैं। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अर्थात इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या है, नॉट लग जाता है, जिसके आधार पर हम जानते हैं कि हमारा वाक्य नकारात्मक है। फिर तीसरे स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का अभिप्राय है प्रश्नात्मक वाक्य, जो कि वो वाक्य कि या तो वो स्टार्टर में क्या आप पढ़ रहे थे, क्या वह जा रहा था, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से ही शुरू होते हैं। किंतु जब WH वर्ड या हिंदी में कहना चाहिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जो प्रश्न सूचक शब्द हैं वो अगर वाक्य के मध्य में बीच में आते हैं तो वो निश्चित रूप से WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जरूरत है तो, अन्यथा नहीं। ठीक इसी तरीके से फिर
वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया क्या है, जो हमारे मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की मदद करती है, सहायता करती है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्लस सब्जेक्ट, कार्य का करने वाला, प्लस नोट, अगर वाक्य नकारात्मक है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नहीं, प्लस B1 प्लस ing का प्रयोग करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट यानी उससे जो कार्य किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, उस कर्म को प्रयोग करते हैं, प्लस अदर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जब हम ये चीज स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, पहचान हिंदी की समझ लेते हैं, एडवर्ब को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका कोई नोट है। नोट का मतलब है कि हम ये वाज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है कब और किसके साथ प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए हमने नोट को जाना, और नोट में नंबर 1 क्या, आई, ही, सी, इट, ने एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनमें वाज के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही नंबर 2 पर है वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस B1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि वाज किसके साथ करते हैं और वर्ब का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। मगर थोड़ा सा एक अंतर एसपी नोट में आ जाता है जो बिल्कुल अलग होता है। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या है, पर नहीं, वो बड़ा सिंपल है। ये सिर्फ क्या है, एसपी नोट में मैंने समझाने की कोशिश की है कि आई के साथ वर्ब का प्रयोग। अभी हम आई के साथ वाज का प्रयोग कर रहे थे, मगर यहाँ आई के साथ वर्ब का प्रयोग है। मगर ये वर्ब का प्रयोग उस समय होता है जब ये वाक्य कंडीशनल हो, शर्त वाला वाक्य हो। शर्त वाला वाक्य होगा तो वहां पर आई के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है। अगर शर्त का नहीं है तो फिर आई के साथ वाज आएगा, सिंगुलर में काउंट होता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ यही लिया है, क्या, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो जनता की भलाई के लिए बेहतर नीतियां बनाता। वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, बनाता, मगर यहां पर कंडीशनल सेंटेंस है तो आई के साथ क्या है, वर्ब का प्रयोग हो रहा है। वर्ब का प्रयोग कैसे हो रहा है, इफ हो, यदि, इफ हो, यदि आई वर प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूं, मगर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, होता कल्पना की है, ठीक है, आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश का प्रधानमंत्री होता तो कॉमा लगा दिया, तो के लिए क्या है, कॉमा का प्रयोग हुआ, आई मेक बेटर पॉलिसीज, मैं बेहतर नीतियों का निर्माण करता फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जनता की भलाई के लिए। इस तरीके से हमने जान लिया कि आई का प्रयोग, सॉरी वाज का प्रयोग आई के साथ सिंगुलर के रूप में भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, और आई के साथ वर्ब का भी प्रयोग होता है जो कंडीशनल सेंटेंस में है। ठीक है, इसके बाद हम इन बाकियों के जो एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में, तो हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ के देखते हैं कि हम किस तरीके से इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व। एक्सरसाइज भी 3 प्रकार की होती है, तो वो क्या है, नंबर 1 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब है कि हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो किसी भी सेंटेंस में ब्लैंक्स खाली जगह दी जाती है उसको आपको दी गई वर्ब से ही क्या करना होता है, उस जगह को फिल करना होता है, भरना होता है। नंबर 3 एक्सरसाइज होती है चूज द करेक्ट आंसर। जो 4 विकल्प देते हैं ABCD, उनमें से किसी एक विकल्प को चयन करना होता है, चूज करना होता है, इसी को कहा जाता है MCQ, मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन। अब हमने नंबर 1 एक्सरसाइज को लिया कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो उसमें पहला जो वाक्य है वो है वे उन दिनों हमारी मदद कर रहे थे। वे उन दिनों हमारी मदद कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले जाना सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे को हमने लिखा दे। वह
क्योंकि दे के साथ हमने पहले नियम में पढ़ लिया कि वर का प्रयोग होता है दे वर, मदद कर रहे थे, हेल्प मैन वर्ब है और मैन वर्ब है तो हेल्प, और हेल्प में आईएनजी लगाया, हेल्पिंग, दी वे आर हेल्पिंग अस मींस हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया इन दो डेज, उन दिनों की अंग्रेजी इन दोस डेज। अब बात करते हैं इसी को नेगेटिव में बदलने की, कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें हमें अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल एक नॉट का प्रयोग करना होता है, और वो भी कहाँ, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद। दे वर नॉट हेल्पिंग अस इन दोस डेज। इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना। इसी को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हेल्पिंग वर्ब वर दे हेल्पिंग अस इन दोस डेज। इस तरीके से हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल, बिल्कुल सादा, जिसमें नकारात्मक भाव भी नहीं है, और वो हमने तैयार किया। इसी हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को नेगेटिव वाले सेंस में भी बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इसमें भी केवल नॉट का प्रयोग करेंगे, वर दे नॉट। ये नॉट इस वाले वाक्य से अतिरिक्त आ जाता है, और ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी एक पॉजिटिव सेंस में तो दूसरा नेगेटिव सेंस में है। हेल्पिंग अस इन दोस डेज। इस तरीके से हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ दोनों ही वाक्य बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं WH वर्ड, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, बीच में, मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो उसके लिए उसकी अंग्रेजी को, WH वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड है, उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई, हमने वाई को लिखा, वाई वर दे हेल्पिंग अस इन दोस डेज। ठीक इसी तरीके से फिर इसी को नेगेटिव में लिया, तो वाई वर दे नॉट, इसका भी नेगेटिव में ले लिया, तो नॉट हेल्पिंग अस इन दोस डेज। अब ये हमारे WH वर्ड के साथ दो वाक्य तैयार हो जाते हैं, और दो हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि खाली जगह दी होती है, ब्लैंक्स दी होती है, उसके अंदर हमें वर्ब को सही रूप से भरना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, रिकॉग्नाइजिंग विद एडवर्ब। अगर हम एडवर्ब को साथ पहचानते हैं, फिर हम उसको सही तरीके से भर भी लेते हैं। Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in bracket. ब्रैकेट में वर्ब दी है, उसके आधार पर हमें इस ब्लैंक्स को भरना है। He ... in his room at that time. At that time एडवर्ब पास्ट कंटीन्यूअस किया है, ब्रैकेट में वर्ब स्टडी है, तो क्या होगा, he सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ आ जाएगा हमारा was studying, was studying, और फिर इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाक्य को, फिर I ... न्यूज व्हेन समवन नॉक द डोर, ब्रैकेट में वर्ब दिया लिसन, तो लिसन को हम किसके साथ, I के साथ, I सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो I के साथ भी was का प्रयोग होगा। I was listening न्यूज, तो यहां हमने इसको भी अंडरलाइन किया, और अपना वाक्य सही बनता है कि आई वॉज लिसनिंग न्यूज व्हेन समवन नॉक द डोर, जब किसी ने दरवाजा खटखटाया उस समय मैं समाचार सुन रहा था। नंबर थर्ड, इन दोस डेज, इसमें एडवर्ब पहले ही आ गए, तो पहले जब वर्ब आ गए तो पहचानने की ज्यादा जरूरत थी नहीं, और फिर प्लेयर्स प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया। इन दोस डेज प्लेयर्स वर प्लेइंग, क्योंकि वर्ब प्ले वर्ब दी है ब्रैकेट में, तो इसके प्ले में आईएनजी लगा देंगे, और इसको भी अंडरलाइन। इन दोस डेज प्लेयर्स वर प्लेइंग वेल, उन दिनों खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर, फोर्थ में व्हेन सी ... हर वर्क इन द
किचन, कॉमा हर फ्रेंड कॉल्ड हर, ब्रैकेट में वर्ब है डू। तो इसमें हमें जो पहचान मिल गई, डबल मिली, एक तो हमारी वेन पहचान आ गई और दूसरा इसमें साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी साथ आया है। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का बड़ा संगम बैठा हुआ होता है कि मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होता ही है। तो ये हम अपने आसानी से पहचान भी लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया व्हेन शी वाज और वर्ब क्या है डू, तो यहाँ डू में आईएनजी लगा दी, डूइंग, व्हेन शी वाज डूइंग हर वर्क इन हर किचन, जब वह अपनी रसोई में कार्य कर रही थी तो उसकी फ्रेंड ने उसे बुलाया। इस तरीके से हमारी दो एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज थी चूज द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, उसको भी हम अगली इसी एक्सरसाइज के साथ ही आगे लेते हैं, उसका भी अभी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 पर जो होता है वो क्या है आपका कि चूज द करेक्ट आंसर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 विकल्प ABCD दिए हुए होते हैं और उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। और इस टाइप की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर 1, some people ... called when the police came. Alternate दिया गया है are playing A, B was playing C, will be playing D, were playing। तो विद्यार्थियों को यहाँ सीखना होता है कि हम किस तरीके से आंसर को सेलेक्ट करें। तो हमें सबसे पहले जो बिल्कुल गलत होते हैं उन पर क्रॉस लगा देना चाहिए, जो संभावित होते हैं उन्हें हमें सोच समझकर बाद में एक सेलेक्ट करना होता है। तो हमें सबसे पहले जो संभावित गलत होते हैं उनको एकदम क्रॉस कैसे करें, उसके लिए क्या है आर प्लेइंग, क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के अध्ययन में था क्या व्हेन द पुलिस केम, एकदम पास्ट का हो गया था क्लियर। तो हमने इसको जानने के लिए आर प्लेइंग एकदम प्रेजेंट को शो कर रहा है तो ये गलत कर दिया। विल बी ये पास्ट है, जब विल बी फ्यूचर का, तो ये दो आंसर तो वैसे गलत हो गए ना। अब इसके बाद अब सेलेक्ट करना है इन दो में से बी और डी में से। तो अब वाज और वर प्लेइंग, वाज सिंगुलर के लिए आता है तो ये भी गलत है और वर प्लूरल के लिए आता है और पीपल वर्ब जो पीपल जो शब्द है वो प्लूरल में है और वर्ब वर ये भी प्लूरल में है, इनका दोनों का साथ है, अतः हमारा डी आंसर सही है। एक्सरसाइज नंबर 2 सेंटेंस नंबर 2 में व्हेन सीमा ... song then her friend were clapping, यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस ये भरा हुआ है तो एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी यही होगा। तो हमें ये समझ लेना है कौन सा सही आंसर है। इज सिंगिंग एकदम गलत आंसर है। वाई सिंगिंग ये आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। वर्ब क्योंकि ये गलत है, प्लूरल है, सीमा सिंगुलर है। विल बी ये फ्यूचर का है तो ये भी आंसर गलत है। तो ये संभावित हमारे क्या थे, एकदम डायरेक्ट ही गलत थे, फ्यूचर है नहीं, प्लूरल वर्ब है नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर गलत थे। इनमें से संभावित है इज सिंगुलर और ये भी सिंगुलर वाज था। तो वाज को क्यों सही किया, क्योंकि ये पास्ट का है, और इज इसी के गलत किया क्योंकि ये प्रेजेंट का है। तो हमने इनमें से सही आंसर बी को सेलेक्ट किया। अब थर्ड एग्जांपल व्हेन मदर वाज स्लीपिंग देन चिल्ड्रन ... अब इस तरीके का वाक्य तब क्या है, ए वर प्लेइंग, बी आर प्लेइंग, सी वर प्लेइंग, डी विल बी प्लेइंग। इस तरीके से हमने चारों विकल्प को पढ़ लिया। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना किस तरीके से है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। आर प्लेइंग एकदम गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट को बतला रहा है। और फिर ये जो आंसर है तो इसमें दोनों विकल्प वर और वर मिल गए तो ये तो एकदम गलत था। यहाँ पर एक विकल्प क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था, तब जाकर ये सही होता। तो किस तरीके से वाज प्लेइंग, तब जाकर हम ये कहते हैं कि वाज प्लेइंग चिल्ड्रन के साथ वाज नहीं आ सकता और ये वर वाला सही है। तो
तो एक आंसर आपको ये वर्ब को पहचानना होता है। कई बार ऐसा हो जाता है दोनों वर्ब जैसे हैं तो फिर उनमें हमें अपने आप में बोनस मार्क मिल जाते हैं, मगर यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए थी सिंगुलर के लिए, क्योंकि पहले प्लूरल लिखी हुई थी। अब डी, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग ये फ्यूचर को शो कर रहा है, ये आंसर भी गलत है, और ये वाज सिंगुलर के नाते ये भी गलत है। फोर्थ नंबर पर व्हेन आई डॉट 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 देन लाइट वेंट आउट, इसके विकल्प में जो है ए एम स्टडिंग, बी वर स्टडिंग, सी शैल बी स्टडिंग, डी वाज स्टडिंग। अब इस तरीके से जो हमने चारों विकल्प को पढ़ा तो पढ़ने के बाद समझ में आया कि एम स्टडिंग हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट का बोधक है, ये हमारा वेंट आउट पास्ट का है, अतः ये आंसर गलत है। इसी तरीके से सी भी ये गलत आंसर है, शैल भी फ्यूचर को है, और वाज स्टडिंग सिंगुलर है और वर स्टडिंग प्लूरल है, तो प्लूरल भी गलत है, क्योंकि आई है तो आई के साथ फिर डी आंसर सही है वाज स्टडिंग। यहां भरा जाएगा वाज स्टडिंग, वाज स्टडिंग। इस तरीके से हमने अपने आंसर को सेलेक्ट किया, अंडरलाइन किया, हर एक्सरसाइज में भरना होता है, और नहीं तो लास्ट में हम अपना आंसर यहाँ लिख देते हैं। किस तरीके से, पहले में हमारा था क्या आंसर डी, तो पहले आंसर में हमारा डी सही था, डी को लिखा क्या है वर्ब प्लेइंग, वर्ब प्लेइंग, और आंसर यहां भरना चाहो तो यहां भी भर दिया वर्ब प्लेइंग। वर्ब प्लेइंग जैसी नीड हो हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। अब दूसरे वाले में हमने जो आंसर सेलेक्ट किया था वो आंसर हमारा सेलेक्ट था बी, तो बी में भी हमारा क्या वाज सिंगिंग, तो हमने इसको भी यहां पर भरा वाज सिंगिंग और अंडरलाइन किया, और यहाँ आंसर में भी नंबर 2 डाला और सेलेक्ट किया बी को, तो बी लिखा और फिर लिख दिया वाज स्टडिंग। नंबर 3 पर when mother was sleeping then children dot dot dot, अब इसमें जो आंसर हमारा जो था वो सेलेक्ट था ए, थर्ड में ए, ए में है वर्ब प्लेइंग, वर्ब प्लेइंग, और हमने यहां पर भी वर्ब प्लेइंग लिख दिया और साथ ही अंडरलाइन किया। इस तरीके से हमने अपना आंसर ये भी सिलेक्ट किया। अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम में जैसा पूछा जाए हमें वैसा ही करना भी चाहिए, लिखने को है तो लिखना, अंडरलाइन करना है तो ये, और जो कंपटीशन वाली बात करता हूं तो उसमें ये कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ क्या करना होता है बबल्स को डार्क करना होता है। जिस तरीके से विकल्प में ए है, बी है या डी है, जो भी विकल्प आ रहा है हमें उसको लिखना होता है, उसको डार्क करना होता है बबल्स को। फोर्थ नंबर पर हमारा क्या था आंसर सटीक, डी, डी वाज स्टडिंग। तो विद्यार्थियों आपने जाना कि हम किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और हमें उम्मीद होती है, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे आगे तक। और जब भी आपको जरूरत हो तो अपने वीडियो को ऑन करें और बार बार इसे पढ़ें, सीखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।